Hello everyone, welcome back once again with a new video and जैसा कि मैंने पहले दिन ही इस यू कैन से YouTube सेशन 2.0 दोबारा रीजन्म हुआ है YouTube के दुनिया में, आप ऐसा कहो मेरा। तो अपने पहले दिन ही मैंने कह दिया था पुनर्जन्म के कि भाई आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर्स मिलेंगे और इवनिंग में होपफुली आपको कोई ना कोई सामान्य सामाजिक जो विज्ञान है हमारा सोशल साइंस उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक मिलेगा जो कि केजी टू पीजी यानी कि क्लास 6 टू यूपीएससी लेवल को टच करने वाला होगा। उस क्रम में रात में या शाम तक आप कह सकते हो कि एक वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। फिलहाल अभी आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना करंट अफेयर सीरीज, ठीक है। मॉर्निंग तो नहीं है ऑफकोर्स ये 6 बजे, लेकिन चूंकि पहला दिन था कुछ नया काम है, जो भी इसमें न्यूज़ेस को जोड़ना होता है ये पहला है, पहला दिन था, समझना था, छांटना था, बहुत कुछ को दोबारा तिबारा देखना पड़ा, समझना पड़ा। इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। कल से होपफुली आपको अर्ली इन द मॉर्निंग ही मिलेगी चाय की चुस्की के साथ। आज जल्दी जल्दी आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट समझाते हैं कि इस वीडियो सीरीज में मिलना क्या है आपको। गाइज यहां पे द हिंदू का पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा। ये एक लीडिंग न्यूज़पेपर है हमारे भारत का, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और बाकी जो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक सेट प्लेटफॉर्म है न्यूज़ और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से यानी कि एंगल से। सेकंड पीआईबी यानी कि ये प्रेस रिलीज है किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार द्वारा प्रेस यानी कि निकाली गई जो भी योजनाएं हैं, जो भी काम है, उनका एक प्रॉपर रिटन फॉर्मेट है पीआईबी। तो पीआईबी के सारे न्यूज़ेस के आपको एनालिसिस मिलेगा। साथ ही साथ एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है यूट्यूब के दुनिया में, या फिर यूं कहूं कि करंट अफेयर्स के साथ, वो है आज का इतिहास। गाइस ये क्या है आज का इतिहास? देखो मैंने सोचा कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री जो बीत गया है, तो जो बीत गया है ऐसी घटनाएं हर दिन होती हैं, हर दिन कुछ ना कुछ बीतता है और हर दिन कुछ ना कुछ हुआ होता है। तो जैसे आप देख सकते हो यहां पे डेट लिखा हुआ है 12/11 और आज है भी 12 नवंबर। तो आपको आज के इतिहास वाले स्लॉट में मिलेगा क्या? 12 नवंबर को पूरे वर्ल्ड और इंडिया में हुए सारे फेमस इवेंट्स। जी हां, इतिहास की हर वो जानकारी जो 12 नवंबर से जुड़ी हुई है आपको आज इस वीडियो में मिलना है। सो होपफुली आप समझ गए होंगे कि होना क्या है। इसीलिए हमारा टैगलाइन भी है इतिहास और वर्तमान का मिलन। वीडियो को पूरा देखिए और जुड़े रहिए। ज्ञान बाय सौमेन झा, योर वन एंड ओनली mentor, friend, whatever you can say. So let's get video started. फटाफट पहले सारे न्यूज़ेस को शॉर्ट में कर लेते हैं कवर अप, ठीक है ना। और सेकंड बात, जैसे ही सारे न्यूज़ खत्म होंगे एक बार में, फिर उसके बाद हर एक न्यूज़ का डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है वो भी मैं शेयर करूंगा। और फाइनली वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम चैनल का मेरे लिंक होगा जहां आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा होपफुली शाम तक। सो यहां पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। इफ यू फील समथिंग देन कमेंट, लाइक, ये सब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ लेकर के आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो। So now we will start. Number 1, श्री वेंकैया नायडू। गाइज आप सबको पता है ना कौन है वेंकैया नायडू? ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है भाई? उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या किया इन्होंने गाइज सारे भारत के जितने भी राज्यपाल हैं, राज्यपाल आपको पता है राज्यपाल यानी गवर्नर डायरेक्ट तौर पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के नीचे काम करते हैं, ठीक है ना। जो गवर्नर होते हैं भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? फेडरल स्ट्रक्चर। और फेडरल स्ट्रक्चर के उस नियम के अंतर्गत जो गवर्नर हैं दे आर द सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहां पे सारे राज्यपालों को बुलाया
और केंद्र की योजनाओं को राज्य पे, यानी कि जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र की योजनाओं को प्रॉपर वे में करवाती रहें, रेगुलेट करवाएं, इस बात पे ध्यान देने को कहा। ठीक है ना। चलो डिटेल्ड करेंगे आगे, अभी मोटा मोटा समझेंगे। नंबर 2, प्रधानमंत्री 12 नवंबर को यानी कि आज रिजर्व बैंक की 2 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ठीक है ना। योजनाएं मैं आपको डिटेल करूंगा अभी जस्ट थोड़ी देर बाद, जब पूरा ये सीरीज खत्म हो जाएगा न्यूज़ का। नंबर 3, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है भाई? केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? सबको पता है ना, मिस्टर तोमर। कौन से तोमर? नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखेंगे, देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी, ठीक है, और कृषि मंत्री का नाम नरेंद्र सिंह तोमर। तो मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया आज? पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, ठीक है, कृषि जगत में दिया जाने वाला एक पुरस्कार होता है ये, तो पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार का वितरण किया। डिटेल करेंगे आगे, किनको मिला, कहां मिला, सारा डिटेल करेंगे, सारा न्यूज आपके लिए मैंने रखा है। नंबर 4, केंद्रीय कृषि मंत्री यानी कि सेम, ठीक है, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के अध्यक्षता में नागालैंड में गाइस क्या हुआ? तो नागालैंड में कृषि भवन, ठीक है, कृषि भवन का उद्घाटन हुआ। साथ ही साथ उन्होंने मधुमक्खी पालक सम्मेलन किया। ठीक है, मधुमक्खी पालन करने वाले जितने भी भाई हैं उनके साथ संवाद किया, उनको प्रेरित किया, उनको समझाया कि कैसे उनका कंट्रीब्यूशन है कंट्री के जीडीपी और कंट्री में। तो हम इसको भी डिटेल करेंगे आगे। नंबर 5, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बहुत अच्छे से आप जानते होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वही हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में गाइस कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार बनाने और तीसरी बार शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, है ना। सिंधिया राजघराने से बिलोंग करते हैं। करंट सिंधिया राजघराने के आप कह सकते हो कि राजा या राजकुमार, जो आप कहिए वो हैं, और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और उसी के इनाम के तौर पे इन्हें राज्यसभा टिकट दिया गया था। और राज्यसभा के थ्रू जब मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ दूसरी बार, उसमें इनको सिविल एविएशन यानी कि उड्डयन मंत्रालय दिया गया। सो उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य। सो गाइस, छठे नंबर पे जो न्यूज हमारे पास है वो क्या है कि दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया और साथ ही साथ रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो को गुजरात में, ठीक है, गुजरात में प्लेस हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। गुजरात में किस चीज की परमिशन दी? 5G परीक्षण के लिए लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटित किया। ठीक है, 5G ट्रायल चल रहा है गाइस। और जैसा सूत्रों के हवाले से खबर है, जैसा जहां तक जानकारी है मेरी, है ना, 5G की स्पीड होने वाली है 1.5 GB पर सेकेंड। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो कि 700-800 MB की तो वीडियोस या 700-800 MB की चीजें आपने क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। ठीक है, वो वाली स्पीड होने वाली है। देखेंगे डिटेल में, होपफुली आ भी जाए। नेपाल, 7वीं नंबर न्यूज, नेपाल एनडीसी की तर्ज पर अपना राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। गाइस ये क्या है? जैसे हमारे पास भारत सरकार के पास, हमारे पास नेशनल डिफेंस एकेडमी है, नेशनल डिफेंस काउंसिल है, कॉलेजेस है, नेशनल डिफेंस हमारे पास कॉलेजेस है ना। सिमिलरली नेपाल सरकार भी अपने यहां के यानी कि अपने सैनिकों के लिए, जो लोग अफसर ग्रेड के सिपाहियों के लिए, बच्चों के लिए एनडीसी विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्लानिंग कर रहा है, कि क्रियान्वयन पे काम कर रहा है। तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे आगे। नंबर 8, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, याद रखेंगे आप, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने क्या किया? तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीएफ वन बल प्रमुख के सम्मेलन की अध्यक्षता हुई है। नेताजी आए हैं तो नेताजी ने कुछ ना कुछ कहा ही होगा, है ना, या तो होगा कि कहा होगा या फिर तोहफों का पिटारा खोला होगा। देखेंगे डिटेल्ड न्यूज में कि नेताजी आए और कौन सा गाना गाए।
ठीक है, चलिए नंबर 9, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हमारे देश के क्या है, हेल्थ मिनिस्टर हैं, ने हर घर दस्तक, देखो ये भारत सरकार, मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है हर घर दस्तक परियोजना, जो कि मोदी सरकार ने कब स्टार्ट की थी, कोविड-19 के टाइम पे गाइस स्टार्ट की थी। ठीक है, कोविड-19 के टाइम मोदी सरकार ने कहा था कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं, वो हर घर तक पहुंचनी चाहिए, और इसीलिए इसका नाम दिया गया हर घर दस्तक। तो इसको मजबूत बनाने के लिए क्या किया उन्होंने, तो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया कि और कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। आगे डिटेल्ड करेंगे इस न्यूज को भी। नेक्स्ट नंबर 10 पे चलते हैं। गोवा में 52वें, क्या याद रखना है आपको कि 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFF, ठीक है ना, में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 15 फिल्मों की सूची बनाई गई। गाइस हम लोग वो 15 फिल्में कौन है उसको भी क्लियरली मेंशन करेंगे। नंबर 11, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। देखो बहुत डिटेल है ये, एक एक मंत्री जी के पास कितने सारे विभाग हैं कि भाई केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन यानी कि केमिकल, साथ में उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर। 4 डिपार्टमेंट्स है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के पास। भाई साहब क्या करने वाले मंत्री जी, तो मंत्री जी 12 तारीख यानी कि आज, ठीक है, आज शाम में 5 बजे डिटेल करेंगे, लखनऊ के दौरे पे होंगे, जहां वो हुनर हाट, 32वें हुनर हाट को स्टार्ट करेंगे, यानी कि उसका एक तरीके से समझो कि फीता काटने पहुंचे हैं, है ना। हुनर हाट क्या चीज है समझेंगे आगे, हालांकि इसका नाम बयां कर देता है इसका मतलब। हुनर हाट यानी कि गाइस क्या होता है, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई स्किल है, टैलेंट है, वो वहां अपने स्किल और टैलेंट को पेश करने आएंगे। इसमें हो सकता है कोई पेंटर हो, कोई आर्टिस्ट हो, लाइक कोई शिल्पकार हो, कोई कारीगर, मतलब जिसके पास जो कला है उसका ही प्रदर्शनी भी करेगा और अपने कला, अपने द्वारा बनाए गए सामान को बेच भी सकेगा। तो ये एक नेशनल मंच है, आप ऐसा कह सकते हो, नेशनल लेवल पे, जो ऐसे कारीगरों को दिया गया जो कि शायद हमारे समाज में कहीं छिपे हुए थे। तो एक अच्छी योजना है हुनर हाट योजना। ठीक है, लास्ट सांसद खेल स्पर्धा, हर जिले से निकलेगा खेल का खिलाड़ी। क्या मतलब है इसका, मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की जिसमें हर सांसद को यह काम दिया गया है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे और उनको आगे बढ़ाए, नेशनल लेवल तक लेके आए। ठीक है ना, डिटेल करेंगे इसको भी कि कैसे हर जिले से एक सांसद अगर एक खिलाड़ी को भी नेशनल तक पहुंचाने में कायम हुआ, अगर लाइक यू कैन से सफल हुआ, तो देश में चौमुखी विकास होगा। जहां आज दबदबा केवल पंजाब और हरियाणा का है, वहां शायद बिहार भी हो, छोटे छोटे राज्य जैसे मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्य भी हो सकते हैं, आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं सब न्यूज़ेस को डिटेल करते हैं, आइए हम लोग मिलके। जी हां, नंबर 1 जो हम लोगों ने नंबर 1 करा था, श्री वेंकैया नायडू ने राज्यपालों से केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर बनाए रखने की अपील की। क्या हुआ, तो नई दिल्ली में आज, है ना, नई दिल्ली में आज राज्यपाल और उपराज्यपालों, यहां पे उपराज्यपाल कौन होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। सो केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, और शासित मतलब जो परिपूर्ण राज्य का जिन्हें दर्जा है वह राज्यपाल। ठीक है, में श्री वेंकैया नायडू जी ने जन भागीदारी के साथ देश की प्रगति पर बल दिया। जन भागीदारी मतलब
हर वर्ग का जो आदमी हो, हर वर्ग के जो नागरिक हो, उनको साथ में लेके चलने का मंत्र दिया और राज्यपालों को कहा कि वो राज्य के साथ क्या करे, पूरे तालमेल को बैठाए, ताकि जिन राज्यों में चाहे वो किसी भी पार्टी की वहां सरकार हो, केंद्र के द्वारा बनाई गई नीतियां वहां पे पूरी तरीके से कारगर हो। साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण पे जोर दिया। ठीक है, ये वो विषय हैं जो किस चीज से जुड़े हैं, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, साथ ही जो अभी जलवायु परिवर्तन की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, तो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए विषयों पे ध्यान देने को कहा और उसको बढ़ावा देने को कहा। तीसरा, कोरोना रोधी टीकाकरण में 100 करोड़ से अधिक आंकड़े बनने के बाद बाकी जो बच गए हैं, यानी कि जिन राज्यों में या तो आंकड़े अभी टीका लगने के आंकड़े कम है गाइस, उन जगहों पे, या जिन राज्यों में है ना बहुत तेजी के साथ ये आगे बढ़ा रहा और केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है। आपने वेस्ट बंगाल ममता दीदी को हमेशा कहते हुए सुना होगा, केजरीवाल को हमेशा कहते हुए सुना होगा, महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार को हमेशा कहते हुए सुना होगा, उद्धव सरकार की है ना की सरकारों को, कि उनके पास टीके की हमेशा कमी रहती है। तो ऐसे में कैसे ऐसे राज्य जहां गैर भाजपाई शासन है वो केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करे, इसको करने का काम एक तरीके से मिडिल मैन के तौर पे वर्क करने की सलाह दे डाली किन्होंने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने राज्यपालों को। और होता भी यही है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में मुख्य तौर पे राज्यपाल का जो काम है वो है भी यही, है ना। तो कुछ नया उन्होंने कहा नहीं करने को, वही काम है जो आगे पिछले से वो करते आ रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नंबर 2, प्रधानमंत्री 12 नवंबर यानी कि आज भारतीय रिजर्व बैंक की 2 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे, 2 योजनाएं क्या हैं। पहली योजना है एकीकृत लोकपाल योजना, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना। तो खुदरा प्रत्यक्ष योजना ये पहली योजना है और दूसरी का नाम है एकीकृत लोकपाल योजना। पहले ये गाइस समझते हैं कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना क्या है। तो देख लीजिए, आपके सामने है, सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाई जाए। बहुत बेसिक है समझना। खुदरा मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि 100 के छुट्टे दे दो, ठीक है, 100 के छुट्टे दे दो। छुट्टे का मतलब कि कम अमाउंट में, यानी कि ऐसे निवेशक, इकोनॉमी की भाषा में बताऊं तो ऐसे निवेशक जिनके पास बहुत कम है इन्वेस्ट करने को, ठीक है, जो लोग आप कह सकते हो कि 10,000, 20,000, 50,000 कमाते होंगे, ठीक है, महीने का, तो अपने वो जो 10,000 जो उनकी कमाई है उसमें से अगर मान लीजिए कि वो 2,000 रुपए महीने में सेव कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, तो उस 2,000 रुपए को निवेश करना। पिछले कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, सुना होगा कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, मतलब सडनली लोग बहुत ज्यादा शेयर मार्केट के अंदर इन हुए हैं। तो इस चीज को मोदी सरकार और रिजर्व बैंक समझते हुए जो खुदरा निवेशक है, जो छोटे निवेशक है, उनके लिए पोर्टल लेकर ये स्पेशली कि वो क्या कर सकते हैं गाइस, बहुत ध्यान से देखिए। इसके तहत जो खुदरा निवेशक है वो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खुल जाएगा। मतलब क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर किसी भी चीज को क्या करती है, उस मार्केट में उसको ओपन करती है, उसके शेयर्स लेके आती है, तो उनमें अब बिडिंग या उनमें निवेश, ठीक है, अब खुदरा यानी कि छोटे जो निवेशक हैं वो भी कर पाएंगे। तो इस योजना के तहत इस बात को लागू किया गया, ठीक है। दूसरा,
भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, क्या है ये? शिकायत। देखो लोकपाल वर्ड जब भी आए ना, लोकपाल शब्द जैसे ही आए तो इसको दिमाग में डाल लेना एकदम खोपड़ी के अंदर कि लोकपाल हमेशा जुडिशियरी से जुड़ा हुआ मामला होगा। ठीक है, सो लोकपाल शिकायतों को दूर करने के लिए प्रणाली है जिसमें सुधार लाया जाए ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके। इस योजना की केंद्रीय विषय वस्तु एक राष्ट्र एक लोकपाल की अवधारणा पर आधारित है। आपने सुना होगा या जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ऐसी ही एक धरने से उठी थी, से उनका उदय हुआ था, है ना। लोकपाल बिल ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो लोकपाल क्या है? एक राष्ट्र एक देश एक कानून की अवधारणा है। तो ये प्रत्यक्ष तौर पे इसकी शुरुआत आप कह सकते हो कि बैंकों के माध्यम से की जा रही है। ठीक है, कि कहीं का भी कोई नागरिक हो, अब ऐसी बाध्यता नहीं होगी कि अगर मैं बिहार का रहने वाला हूं तो मेरी शिकायत बिहार के ही जोन में देखी जाएगी या उसको डील किया जाएगा। ये एक ऐसा चैनल बनाया जाएगा, ग्रिड आप कह सकते हो, एक ऐसा ग्रिड बनाया जाएगा जिस ग्रिड के अंदर सभी पूरे देश के सारे बैंक जुड़ेंगे और शिकायतें तेजी से सेंटर यानी कि रिजर्व बैंक की निगरानी में आएंगी। ठीक है ना। इस पर मैं सोच रहा हूं कि एक डिटेल वीडियो 1 से 2 दिन में लेके आऊं, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो डिटेल वीडियो के लिए जुड़े रहिए, आपको जरूर इस टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियो दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर। नाउ आगे बढ़ते हैं गाइस। अब सीधे थोड़ा चले जाते हैं आज के इतिहास में, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कंटिन्यूटी के साथ रखेंगे ना तो थोड़ा क्या हो जाएगा, हल्का बोर्ड लगने लगेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूज इसको मिक्सअप करते हैं। ठीक है, तो आज का इतिहास, ठीक है ना। इतिहास वर्तमान में जी रहे थे, अब आ गए हम इतिहास में 2 न्यूज के बाद, फिर वापस चलेंगे तीसरे न्यूज पे थोड़ी देर में। सो दूसरा न्यूज क्या है आज के इतिहास का? जो पहला पहलू है गाइस वो क्या है कि आज ही के दिन 12 नवंबर को 1781 में अंग्रेजों ने डच उपनिवेश नागापट्टनम पर कब्जा किया था। ठीक है, डच उपनिवेश नागापट्टनम जो डच के कंट्रोल में था उस पर कब्जा किया था। 1823 ग्रेट नॉर्थ हॉलैंड नहर एम्स्टर्डम खुली। एम्स्टर्डम में गाइस ग्रेट नॉर्थ हॉलैंड नहर की शुरुआत की गई। ये नहर खोल दिया गया जो नहर ईस्ट और वेस्टर्न पार्ट को जोड़ती है और उनकी दूरी को कम करती है। 1847 ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिप्शन ने, है ना, एनेस्थेटिक के रूप में पहली बार क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया। जानते होंगे आप ये क्या है? एनेस्थेटिक वर्ड जो है, जो भी लोग बायोलॉजी से जुड़े हैं, जो थोड़ा मोड़ा बायोलॉजी जानते हैं उनको पता होगा, ये जो वर्ड है एनेस्थेटिक, इसका मतलब होता है एनेस्थेसिया। और एनेस्थेसिया क्या होती है? हम जब भी ऑपरेशन करते हैं ना तो बेहोश करते हैं पेशेंट को, तो उनको क्या दिया जाता है? उनको ऐसी ही किसी बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, तो एनेस्थेसिया। ठीक है, तो एनेस्थेसिया के तौर पे क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था? 1847 में। किसने किया? तो सर जेम्स यंग सिप्शन ने किया। कहां के थे? तो वो ब्रिटेन के थे। होप क्लियर हो गया होगा। नाउ नंबर 4 1896 गाइज, 1896 डेट सेम है, 12 नवंबर 1896। हॉबर्ट मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली का मुंबई में जन्म हुआ। सलीम अली का जन्म हुआ था, जिनको पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, हॉबर्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये फेमस है। और एक मूवी आई थी रोबोट 2.0, है ना, जिसमें अक्षय कुमार विलन की भूमिका में थे। ठीक है, उस मूवी में इन्हीं के कॉन्सेप्ट को लिया गया था, जिसमें क्या कहा गया है कि रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं, जो टेलीफोन्स के कारण यानी कि नेटवर्किंग के कारण निकल रही हैं,
उनसे कैसे पक्षियों को हार्म हो रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण को आप कह सकते हो कि ध्यान में रखते हुए इन्होंने थ्योरीज दी हैं और ये बर्ड प्रेमी थे। ठीक है, 1908 है ना, बुल्गारिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। बुल्गारिया, ठीक है, ये कहां का है? यूरोप का एक देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। किस भाग से, कहां से निकला था ये? तो बुल्गारिया पे आप कह सकते हैं कि उस वहां के लोकल ऑटोमन एम्पायर का भी कंट्रोल था, साथ ही साथ बुल्गारिया के उस हिस्से पे पार्शियली ब्रिटेन का भी कंट्रोल था। तो 1908 में इनको आजादी मिली। 1927 महात्मा गांधी ने सिलोन की अपनी पहली और आखिरी यात्रा की। ठीक है, 1970 पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है आज के डेट में का पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान भोला से मची तबाही में करीब 5 लाख लोग मरे। याद रखेंगे दो बातें कि 1970 बांग्लादेश आज का जो उस समय जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था और तूफान का नाम था भोला। भोला ने कम तकरीबन 5 लाख लोगों की जान ली। ये एक चक्रवात था। क्या था ये? एक चक्रवात था। तो होप आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा फिर पीछे, है ना। मजा आ रहा है वर्तमान और इतिहास के कॉम्बिनेशन को देखते हुए। सो बच्चों तीसरे न्यूज पे अब आते हैं। ठीक है, ये फ्रंट थोड़ा छोटा हो गया है, कल से इस बात का मैं ध्यान रखूंगा, आज बस मैनेज कर लो। केंद्रीय कृषि मंत्री है ना, अपने पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, जो मैंने बताया था कि ये पादप जीनोम, पहले ये समझते हैं कि पादप जीनोम, ये जो जीनोम संरक्षक पुरस्कार है क्या, तो यहां पौधे की किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आयोजित होता है। इसमें समुदाय पुरस्कार यानी कि कम्युनिटी अवार्ड, बहुत जगह क्या होती है आज भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपने नाम सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का, SHG का, SHG, जहां पे क्या होते हैं कि 5-10, 8-10 लोगों का ग्रुप होता है, स्पेशली महिलाओं का और या गांव में, और ये सभी लोग आपस में मिल करके एक साथ खेती करवाते हैं या करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पे जो समुदाय है उनका कृषक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसानों को, ठीक है, क्या करती है, पुरस्कृत करती है। किस बात के लिए? तो इनके पर्यावरण संबंधी जुड़े हुए विचारों, साथ ही साथ संरक्षण कार्यक्रम को देखते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रत्येक पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट, स्मृति चिन्ह और 10 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। ठीक है ना। इस बार किनको दिए गए हैं? तो कलसुबाई परिसर बियाने संवर्धन सामाजिक संस्थान, नाम थोड़ा बड़ा है, कलसुबाई परिसर बियाने संवर्धन सामाजिक संस्थान, अकोले महाराष्ट्र। नट्टू मंचोटिल एजुकेशन एंड इंजीनियर्स फूड प्लांट्स कंजर्वेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट। ठीक है भाई, नट्टू मंचोटिल एजुकेशन एंड इंडिजीनियस फ्रूट प्लांट कंजर्वेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट कहां का है? कन्नूर, केरल जिले का है। लाल चावल किसान रोहुड़ू, शिमला हिमाचल से। दंसूरी अग्रिल फार्मिंग को कोऑपरेटिव सोसाइटी असम से। भूमि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी कर्नाटक। तो ये सारे वो कम्युनिटी है, क्या है ये गाइस? कम्युनिटी है जिनको दिया गया है पुरस्कार, यानी कि ये एक ग्रुप चलाते हैं, ट्रस्ट या एनजीओ की तरह काम करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। इनके अलावा 2017, 18 और 19-20 के लिए कुछ और लोग हैं, जिनमें मैं अगर बात करूं तो श्री बंधन उराव झारखंड से, श्रीमती ममताबाई देवराम भांगड़े, श्रीमती ममताबाई देवराम भांगड़े व श्री दत्तात्रेय नाना साहेब। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा। बहुत सारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन
से जुड़े हुए मामलों में, ठीक है, इनकी हमेशा एक पॉजिटिव और एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। श्री दत्तात्रेय नाना साहेब महाराष्ट्र, श्री दीनदयाल यादव, श्री संजय प्रकाश चौधरी, श्री लिंगूराम ठाकुर व श्री हेत्रम देवागन छत्तीसगढ़, श्री एस बोरगौड़ा, श्री एस बोरगौड़ा, श्री एम वी प्रकाश राव मंचले, श्री मोहम्मद इद्रिस अहमद कादरी, श्री कटराहल्ली कलप्पा व श्री पुनाचा एन, ये सभी कर्नाटक से हैं। श्री सत्यनारायण बेलड़ी केरल से, श्री वल्लभ भाई वाशराम भाई मरवानिया मरणोपरांत, यानी कि इनकी डेथ हो गई है, ये लेट है, श्री लेट, आप इनको बोल सकते हो लेट वल्लभ भाई वाशाराम भाई मरवानिया, ठीक है, गुजरात से। श्री प्रेम सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश, तो ये वो इंडिविजुअल किसान है जिनको वर्ष 17, 18 और 19-20 में कोविड की वजह से आप कह सकते हैं कि पुरस्कार वितरण नहीं हो पाया था, तो इनको दिया गया क्या, पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार। नेक्स्ट, कृषक मान्यता को देखते हुए 19-20 की कैटेगरी में हम आ जाते हैं। श्री एस एस परमेश, श्री निवासन मूर्ति, श्री शिव गौड़ा एम पाटिल व श्री के टी वेदमूर्ति, ये सभी कर्नाटक से हैं। श्री आलोक कुमार दास पश्चिम बंगाल से, श्री कल्लू वेलिल विक्की जॉर्ज, श्री रेजी जोसेफ केरल तथा श्री बोलोराम सोरोगस असम से, ये वो इंडिविजुअल है जिनको 19-20 के लिए गाइस दिया जा रहा है क्या, ये पुरस्कार। फाइनली श्री तोमर ने किसानों की किस्मों की संग्रह और विमोचन किया, यानी कि ओवरऑल जो भी किसान अपने अपने साथ पौधे या कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन या रिलेटेड कोई भी जो जानकारी लेके आए थे, उसको हमारे कृषि मंत्री ने देखा, उसको समझा, उसको एनालिसिस किया, आप ऐसा कह सकते हो कि उसको प्रमोट किया, ठीक है। इस पूरे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कृषि मंत्री के साथ कौन थे, लोग थे, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महान निर्देशक यानी कि डायरेक्टर, याद रखना हमारे इंडिया के एग्रीकल्चरल डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भैया इंडिया का कौन करंट क्या है, एग्रीकल्चर डायरेक्टर है, तो डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। कृषि एवं बागवानी आयुक्त डॉक्टर एस के मल्होत्रा, अपर सचिव श्री विवेक अग्रवाल, ये सब भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूं। कृषि वैज्ञानिक श्री आरबी सिंह के अलावा बाकी भी लोग थे। प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी कि इस पूरे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अध्यक्ष डॉक्टर के वी प्रभु ने स्वागत भाषण दिया, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप क्लियर होगा ये टॉपिक आपको कि इस पूरे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का मेन मोटो क्या था, वो कौन से लोग हैं जिनको ये मिला अवार्ड इस साल, और साथ में उनको क्या क्या अवार्ड्स दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 है गाइस हमारा, केंद्रीय कृषि मंत्री ने आतिथ्य में हुआ नागालैंड में किसान भवन का लोकार्पण, ठीक है। बहुत ज्यादा समझने का नहीं है इसमें, समझने की सिर्फ 2-3 बातें क्या है कि किसान भवन के माध्यम से उन्होंने कहा कि छोटे और मझौले किसान की परेशानियों को दूर करने के लिए बैंकों के माध्यम से सरलता से ऋण उपलब्ध कराने। आप सबको पता है कि ऑलरेडी केसीसी बहुत दिनों से चलाई जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत साल में 6,000 रुपए केंद्र सरकार किसानों के बैंक में डालती है, ठीक है ना। बंगाल चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि बंगाल की ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने, ममता बनर्जी जी ने इस योजना को बंगाल में लागू नहीं करवाया था। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए का लाभ बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा था, ठीक है। शायद अब ये लागू वहां हो चुकी है। अब आगे की बात करें
तो शहद उत्पादन पे बहुत ध्यान दिया। आप देख सकते हो कि वर्ष 2013-14 में शहद का उत्पादन 76,150 मैट्रिक टन से बढ़ के अब 1.25 लाख मैट्रिक टन हो चुका है। ठीक है, कितना? 1.25 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 50,000 मैट्रिक टन शहद की उपलब्धता, प्रोडक्शन कह सकते हैं आप, ये हमारे भारत में बढ़ गई है पिछले कितने सालों में, कह सकते हैं आप कि 4 से 5 सालों के अंदर। चलिए, अब उसके अलावा निर्यात की मैं बात करूं तो 2013-14 में जो 28,000 मैट्रिक टन था, वो अब इन 6-7 सालों में बढ़ के 60,000 मैट्रिक टन, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी 2 ज्यादा, है ना, 2,000 ज्यादा मैट्रिक टन पे पहुंच गई है। तो इसी बात पे फोकस करते हुए कृषि मंत्री ने नागालैंड के लोगों को यह बताया कि शहद उद्योग किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, और उन्हें इसको बढ़ाते रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला हमारा नंबर 5, सिविल एविएशन। तो निर्देशक यानी कि सिविल जो हमारा एविएशन है और उसके जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जैसा कि मैंने बताया आपको कि उन्होंने ई गवर्नेंस की शुरुआत की। क्या है ये ई गवर्नेंस? तो देखो, इस परियोजना का उद्देश्य डीजीसीए की प्रक्रियाओं और कार्यों का स्वचालन करना है। इसमें क्या होगा गाइस, प्रारंभिक चरणों में डीजीसीए के लगभग 70% कार्य करने वाली 99 सेवाओं को शामिल किया जा रहा है। 198 सेवाओं को अन्य चरण में शामिल किया जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने बताया था, साधारण भाषा में ये एक प्रयास है कि परिपूर्ण डिजिटलाइजेशन का, कि जो भी कार्य है, जो भी आप कह सकते हो कि कंप्लेन से लेके प्रोसीजर जो है काम करने का, वो अलग अलग उसका केंद्रीकरण एक तरीके से किया जा रहा है डिजिटलाइजेशन के द्वारा, ताकि कार्य में क्या है, कार्य में जो बाधाएं आती थी टेबल टू टेबल जाने की वजह से, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए और लोगों को इससे बेनिफिट मिलना है। काम सुचारू रूप से जल्दी होंगे और ज्यादा अच्छे से हो पाएंगे। अब फाइनली नीचे में जो लिखी गई है वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काम को दिया किसको गया? तो टीसीएस को। आपको पता है कि भारत में आज के डेट में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही हैं, उन सब में टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप यूं कहें कि भारत सरकार की सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं या डिजिटलाइजेशन के इस मोदी सरकार के मिशन में टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और टीसीएस उसका एक माध्यम। सो टीसीएस इसमें एज अ सलाहकार के तौर पे शामिल हुए हैं। किनके साथ? तो पीडब्ल्यूयूसी के साथ। ठीक है, होप ये टॉपिक क्लियर होगा। कोई डाउट लगे तो पूछना मत भूलना भाई कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, नेक्स्ट नंबर 6, दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया को और साथ में जियो इन्फोकॉम को क्या दिया? 5G परीक्षण करने के लिए लाइसेंस और स्पेक्ट्रम दिया। ठीक है, लाइसेंस क्या होता है? किसी काम को करने की परमिशन, और स्पेक्ट्रम वर्ड हम लोग यूज करते हैं डिजिटल वर्ड में, स्पेशली इसके मतलब इस इंटरनेट के वर्ड में एक टाइप का आप डेटा पैकेज आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा? सो वोडाफोन को जो दिए गए हैं वो है गांधीनगर का शहरी इलाका, मनसा का अर्ध शहरी इलाका, उनावा का ग्रामीण इलाका, जिसमें कि वोडाफोन अपना क्या करेगा? ओवरऑल नोकिया के साथ टाई अप करके, नोकिया याद रखेंगे, वोडाफोन जो कंपनी है वी हो चुकी है अब वोडाफोन आइडिया, इसका टाई अप नोकिया के साथ होगा और नोकिया के साथ मिल करके ये 5G का ट्रायल करेंगे। किन जगहों पे? तो ये जो जगह है गांधीनगर शहरी क्षेत्र, मनसा अर्ध शहरी इलाका, उनावा ग्रामीण इलाका में। ठीक है, साथ ही रिलायंस जियो को सिमिलरली सैमसंग के साथ उनका टाई अप है, यानी कि रिलायंस
जियो का टाई अप किसके साथ हुआ है? तो सैमसंग के साथ हुआ है। और ये कहां के लिए हुआ है? तो उनके भी आप देख सकते हो प्रॉपर वे में दिए हुए हैं, ठीक है, कि जामनगर अर्ध शहरी ग्रामीण इलाका में, ठीक है, जामनगर का अर्ध शहरी ग्रामीण इलाका में उनको परमिशन दिया गया। किसको? तो जियो को, ठीक है ना। होगा क्या इस योजना के अंतर्गत? बहुत इंपॉर्टेंट है कि योजना के अंदर क्या कौन सी बातों को रखा गया है। तो 360 डिग्री वर्चुअल वास्तविकता, क्या है ये 360 डिग्री वर्चुअल वास्तविकता? योजना का लक्ष्य ये है कि एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया जाए, मतलब इंटरनेट इतनी ज्यादा फास्ट हो, इतना ज्यादा विजुअल हो कि जैसा हम लोग फिल्मों में देखते हैं, मार्बल की फिल्मों में देखते हैं कि एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है। आप यहां बैठे हैं, सामने वाले को आप देख सकते हैं, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट आप उसको, है ना, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एक ऐसी टच कैपेबिलिटी का एक सराउंडिंग, है ना, क्रिएट करने के क्रम में बढ़ाने का प्रयास है ये हमारे इंडिया को, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दूरस्थ से दूरस्थ इलाकों तक इंटरनेट को पहुंचा देना, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो सबसे मजेदार बात है वो यही है गाइस कि जो ओवरऑल स्पीड इसमें रिकॉर्ड किया गया ना, वो स्पीड कितने की थी? तो 1.5 GB पर सेकेंड की स्पीड थी, ठीक है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थर्ड बात है जिसपे बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी, जिसको डेवलप किया जा रहा है 5G के अंतर्गत। तो आप याद रखेंगे 3 बातें कि ये किन कंपनियों को दिया गया है, उनका टाई अप किन के साथ है, किन जगहों पे वो ट्रायल करने जा रहे हैं, और इसका मुख्य बिंदु क्या है इस पूरी परियोजना का, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा आपको, पीडीएफ को देख के उसको पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप पीडीएफ पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल्ड वे में, उतनी आपकी बाकी की कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बात जो मैं बहुत कम बोलता हूं, शायद बोलता ही नहीं हूं बाकी यूट्यूबर्स की तरह, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक करना और शेयर करना, ये सब आपकी ही जवाबदेही है, इसे करना मत भूलें। जितना ज़्यादा हो सके हमें प्रमोट करें ताकि और ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए आ सके, है ना। तब तक जुड़े रहिए, और अगर कुछ लगे कि बदलाव होना चाहिए, सुधार होनी चाहिए, तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए, नेपाल एनडीसी की तर्ज पर अपना राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। ये कहा किसने? तो ये कहा नेपाल सेना के प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा ने, ठीक है। तो ये बात जो है वो नेपाल सेना के प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा जी ने कहा, ठीक है। किस समय कहा? वो भारत आए हुए थे और भारत में उनको जनरल की मानद उपाधि दी गई, ठीक है ना। जनरल की मानद उपाधि से उनको नवाजा भारतीय सेना ने। ये किसको दिया जाता है? तो हमेशा याद रखेंगे आप कि ये उन्हें दिया जाता है जो कौन होते हैं, जो दिल्ली डिफेंस कॉलेज एनडीसी जो है, एनडीसी से पास आउट होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे आप कि नेपाल के मतलब जो अफसर हैं, अफसर क्लास के जो वहां भी लोग हैं, वो भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेजेस से पढ़ के गए हुए लोग होते हैं। तो हमारे यहां से पढ़े हुए जो अफसर नेपाल में उच्च पदों पे कार्यरत हैं, उनको भारत सरकार सम्मान के तौर पे क्या देती है? जनरल पद की मानद उपाधि देती है। तो इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा की कि नेपाल सरकार बहुत जल्द इस पर काम शुरू उसने कर दिया है और इसकी आधिकारिक घोषणा भी करेगा और बहुत जल्द एक विश्वविद्यालय देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 8, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री मिस्टर चौबे यानी कि श्री अश्वनी कुमार चौबे ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीएफ एवं बाकियों के साथ सम्मेलन किया। सम्मेलन का मुख्य बिंदु पे बात करते हैं तो सीए वृक्षारोपण के लिए भूमि बैंक की पहचान। यहां पे भूमि बैंक वर्ड का मतलब क्या है? भूमि बैंक का मतलब है ऐसा जमीन जिसको कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के अंतर्गत लाया जा सके,
ठीक है, यानी कि जंगलों में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, एफसीए 1980 के अंतर्गत अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, यानी कि एफसीए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है ना। सो 1980 को सुदृढ़ बनाना ताकि कोई जंगलों के नियम को तोड़ ना सके। उसके अलावा 2002 से एनपीबी घटक के अंतर्गत किए गए वृक्षारोपण की स्थिति जांचना, यानी कि 2002 के बाद से जो पेड़ लगाए गए हैं और राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें पेड़ के नाम पे जो बजट अलॉट करवाती है और उस बजट का ब्यौरा देती है, ये जांच करना कि भैया जितने का बजट है उतना काम हुआ है, पेड़ है भी कि बजट के साथ पेड़ भी सूख गए, है ना। वर्ष 2030 तक का टारगेट दिया गया है 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंटली समझिएगा कि 2.5 से 3 बिलियन टन के कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है एज अ पॉल्यूशन, उसके बराबर कार्बन सिंक बनाने का। ठीक है, कार्बन सिंक किस तरीके से बन सकता है? ये एक जाल होता है पेड़ों का जिसके थ्रू आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, वन के बाहर पेड़ लगाने के काम को बढ़ावा देना। ठीक है, वन के बाहर का मतलब आप इसके अंदर रोड किनारे ले सकते हो, इसके अंदर आप पार्क वगैरह में ले सकते हो, इसके साथ मतलब इसमें आप जो 4 लेन्स होते हैं, 4 लेन के बीच वाला जो एक घास का होता है पटपट्टी, उसके अंदर उसमें ले सकते हो। मतलब वो सारे इलाके जो कि वन क्षेत्र से बाहर के इलाके हैं उनमें इसको प्रमोट करना, पेड़ लगाने को। ठीक है, वन सीमाओं के एकीकरण स्थिति और बाधाओं को दूर करना, राज्यों में कार्य योजना की स्थिति, नगर वन योजना का कार्यान्वयन, पॉलीगॉन की इगॉनी वॉच पोर्टल पर अपलोड करने की स्थिति, राष्ट्रीय इमारती लकड़ी परमिट प्रणाली। ये इमारती लकड़ी परमिट प्रणाली क्या है कि हम लोग देखो, पेड़ 2 टाइप के होते हैं, एक जिन पेड़ों को हम काट नहीं सकते, दूसरे पेड़ जो कमर्शियल पर्पस से लगाए जाते हैं। तो कमर्शियल पर्पस से लगाए जाने वाले जो पेड़ हैं उन पेड़ों का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं, या उन पेड़ों को प्रॉपरली गवर्नमेंट के वो निगरानी में है या नहीं, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा वन सीमावर्ती कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार, यहां पे बात की जा रही है फॉरेस्ट ऑफिसर्स की। ठीक है ना, स्पेशली इसके अंदर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर, आईएफएस के अंदर आने वाले जो वन संरक्षक होते हैं वो आ जाते हैं और उनके जुड़े हुए काम आ जाते हैं। ठीक है, क्रमिक चरण, वन अधिकारियों और फील्ड स्टाफ के प्रशिक्षण पर टिप्पणियां। देखो, टाइम टू टाइम सबकी ट्रेनिंग होती है, उससे रिलेटेड बातें। नदियों में जीर्णोद्धार, जो नदियां वन के रिलेटेड है, वनों से जुड़ी हुई हैं, अटैच है, तो जंगलों से जुड़ी हुई या कनेक्टेड जो नदियां हैं उनका जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का मतलब ऐसी नदियां जो कि जिनमें मलबा जम गया है, जिनका जो बेसिन है वो उथल छोटा हो चुका है, या जिनमें जमाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, उनकी मिट्टियों को काट के फिर से उनको प्रॉपर वे में रेगुलेट करवाना, ताकि पानी का प्रॉपर रेगुलेशन हो सके, वाटर का। ठीक है, लकड़ी आधारित उद्योग के संबंधित दिशा निर्देश एवं कार्यान्वयन। ठीक है, लकड़ी उद्योग यानी कि यहाँ पे टिम्बर की बात हो रही है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये सारी बातें, इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा हुई, और इस चर्चा को किसने किया? तो गृह राज्य मंत्री है ना, मिस्टर अश्विनी कुमार चौबे जी ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे, नंबर 9। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने प्रधानमंत्री हर घर दस्तक योजना, क्या है ये योजना? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी हुई योजना है। हर घर योजना, हर घर दस्तक योजना, मुख्य उद्देश्य ही है बच्चों इस योजना का कि हर घर तक कोविड टीकाकरण को पहुंचाया जाए, ताकि हर घर, ठीक है, वर्तमान में 79% यानी कि 79% है ना, वयस्क आबादी को कोविड-19 की वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है,
और 38% को डबल दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। मैं उस 38% में अपने आप को पाता हूं क्योंकि मैंने डबल डोज दोनों डोजेस ले लिए हैं। तो उस योजना के अंदर, ठीक है, ये देखा जाए, ये है कि बाकी जो बच गए हैं ना, उनको भी कोविड के टीकाकरण में प्रॉपरली सम्मिलित किया जाए, इस बात को ही हर घर दस्तक योजना के अंतर्गत जोड़ा गया था इनिशियली। बाद में हो सकता है कि इस योजना का और विस्तार हो और इस योजना से बाकी और भी योजनाओं को जोड़ा जा सकता है, ताकि स्वास्थ्य एक प्राइमरी बेसिक तो है ही हमारा, और ये हर लोगों के लिए रीचेबल हो जाए प्रॉपर वे में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नंबर 10, गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, IFFI के 15 फिल्मों को शॉर्टलिस्टेड किया। फटाफट समझ लेते हैं जल्दी जल्दी कि वो कौन सी मूवीज हैं। तो एनी डे नाउ निर्देशक हैं हमी रमजान, फिनलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, फटाफट समझते हैं। ठीक है, फिल्म में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगी उसको क्या मिलेगा? गोल्डन पिकॉक, और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिभा हो रही है। नंबर 2, सलाट, निर्देशक है साइमन फ्रैंको, पैराग्वे के रहने वाले हैं। गोदावरी, निखिल महाजन, मराठी फिल्म है भारत की। एंट्रे गर्ल्डे, निर्देशक राडू मुटीरियन, रोमानिया। लैंड ऑफ ड्रीम्स, निर्देशक सिरीन निशांत और सोजा आजरी, न्यू मैक्सिको, USA। ठीक है, लीडर, मूवी का नाम है लीडर, और इसके डायरेक्टर हैं कटिया प्रीविजियस, पोलैंड के रहने वाले हैं। मी, ठीक है, कौन है? सो ये है मी वसंत राव, मूवी का नाम है मी वसंत राव, और डायरेक्टर का नाम है निपुण अविनाश धर्माधिकारी, मराठी मूवी है भारत की। नंबर 8, मॉस्को इज नॉट हैपन, मूवी का नाम और डायरेक्टर का नाम दिमित्री फेडोरोव, और दिमित्री वर्ड आते ही दिमाग में रखना कि ऑलवेज ये रूस ही होगा, ऐसे नाम वही देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट, नंबर 9, नो ग्राउंड बीनीथ द फीट, डायरेक्टर का नाम मोहम्मद रबी मृधा, बांग्लादेश से। वंस वी आर गुड फॉर यू, मूवी का नाम, और निर्देशक है बैंको स्मिथ, कोशिएसिया, बोस्तानिया, हेज़ेगोविना, ठीक है, से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रिंग वार्डरिंग, निर्देशक का नाम मतलब डायरेक्टर का नाम मासाकाजू कानेको, ये जापान के हैं। नंबर 12, सेविंग वन हु वॉज डेड, और डायरेक्टर का नाम वॉक्लाव कंद्राका, चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं। नंबर 13, शेमखोर, डायरेक्टर का नाम एमी बरुआ, और ये बिलोंग करेंगे दिमाशा, भारत से। नंबर 14, द ड्रोम, डायरेक्टर रोमन वैश्यानो, और कंट्री है रूस। नंबर 15, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट नाउ, द फर्स्ट फॉलन, और डायरेक्टर का नाम रोडिगो डी ओलिवेरा, और ये बिलोंग करते हैं ब्राजील से। तो ये वो 15 मूवीज हैं गाइस जिसको कि शॉर्टलिस्टेड किया गया है हमारे इंडिया के, किसके लिए? इंडिया के IFFI के लिए। ठीक है ना। अब मतलब इंडिया ने शॉर्टलिस्टेड किया गया यहां पे। ये फिल्में विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट मूवी को गोल्डन पिकॉक मिलेगा, और गोल्डन पिकॉक के अंतर्गत कितनी है गाइस? ये 40 लाख है, 40 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो पैसा है वो निर्देशक यानी कि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों के बीच में बांटा जाता है। ठीक है, और डायरेक्टर को गोल्डन पिकॉक भी मिलता है, साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। बहुत बढ़िया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को सिल्वर पिकॉक मिलेगा, साथ में 15 लाख रुपए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बेस्ट एक्टर होंगे पुरुष, उनको सिल्वर पिकॉक दिया जाएगा, साथ में 10 लाख रुपए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला यानी कि बेस्ट एक्टर फीमेल गोज टू whom I don't know,
बट उनको सिल्वर पिकॉक दिया जाएगा, साथ में 10 लाख रुपए। विशेष जूरी पुरस्कार में सिल्वर पिकॉक और साथ में इन्हें 15 लाख रुपए। तो इस तरीके से अलग अलग पुरस्कार हैं, और हर पुरस्कार में 2 बातें याद रखने वाली है कि किसको क्या पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि प्रमाण पत्र सब में कॉमन है, क्या पुरस्कार मिलना है और साथ में कितना रकम दिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नंबर 11 पे आते हैं फटाफट। नंबर 11 गाइस, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो कि है हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उन्होंने क्या किया, 12 नवंबर को लखनऊ में हुनर हाट के 32वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये हुनर हाट क्या चीज है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हुनर हाट एक प्लेस है जहां पे ऐसे वो सभी लोग जो स्किल्ड हैं, जो किसी न किसी स्किल, कोई ना कोई स्किल है जिनके पास, उस स्किल की वो क्या करेंगे वहां पे, अपने अपने स्किल्स का प्रदर्शनी करेंगे, उसको दिखाएंगे, काम करेंगे, सामान जो बनाएंगे उस सामान को बेचेंगे। लोग उनके कौशल को, लोग उनके कार्यशैली को देख के उससे प्रेरित भी होते हैं, साथ में उनका प्रचार भी होता है। और सबसे मुख्य तौर पे ऐसा वर्ग, शिल्पकार एक ऐसा वर्ग है गाइस कि जिस वर्ग को हम लोगों ने बहुत कम इंपॉर्टेंस दी है उनके काम को, या इसका आप कह सकते हो कि इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि भारत एक गरीब देश है। ठीक है, भारत एक गरीब देश है, यहां आज भी जो ज्यादातर आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे है, इसलिए हम शायद शिल्पकारों के उन चीजों को खरीदने या उसको समझने के लिए उतने तैयार नहीं है, मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे। ठीक है, इस कारण से शायद हमारे यहां जो शिल्पकार है उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती जो वो डिजर्व करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हुनर हाट जो लखनऊ में हो रहा है जिसका 32वां संस्करण है ये, ठीक है, 32 32वां संस्करण है, उस 32वें संस्करण के थ्रू, ठीक है, ये डॉक्टर मनसुख मांडविया जी वैसे लोगों को एक मौका देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से, हम न्यूज नंबर 12 की तरफ आते हैं। सांसद खेल स्पर्धा, इस खेल स्पर्धा में क्या होगा, मैं पहली तो 2 बातें हुई, खेल है ना, हमारे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने मेरठ में पैरालंपिक में तार प्रदर्शन करने वालों को क्या दिया, योगी आदित्यनाथ जी यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री और अनुराग ठाकुर जी ने पुरस्कार दिया। साथ ही साथ उन्होंने क्या, मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। ठीक है ना, यानी कि मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की नींव रखी जा चुकी है। ये भारत का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय होगा जो साई मतलब साई, आपने साई सुना होगा, SAI, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तर्ज पे उससे बड़ा एक यूनिवर्सिटी पूरा बनाया जा रहा है मेरठ में, स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड। ठीक है, बहुत अच्छी पहल है जो कि भारत सरकार और साथ ही यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चलिए बात करें कि इस अवसर पे, यानी कि इस संसद खेल स्पर्धा के अवसर पे क्या हुआ, सो ऐसे 19 पदक विजेता जो पैरालंपिक में जीत के आए हैं, उनमें से जो 17 खिलाड़ियों को व प्रतिभाग लेने वालों को 6 खिलाड़ियों को यूपी सरकार ने टोटल उनमें 32.50 करोड़, 32.5 करोड़ रुपए बांटे। ठीक है, किसी को ज्यादा किसी को कम के अनुपात में मिले हैं। ठीक है ना, तो ये है संसद खेल स्पर्धा। इसकी मुख्य बातें मैंने पहले ही बता दी कि मोदी जी ने यानी कि प्रधानमंत्री जी ने हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र से कम
एक खिलाड़ी चुनने का मौका दिया है, को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने का ये कार्य दिया था। ठीक है, चलिए बढ़िया बात, समझ गए होंगे। जल्दी से आज के इतिहास को शुरू करते हैं, जिसका पहला चरण मैंने आपको करा दिया था। अब दूसरे चरण पे फटाफट चले आते हैं, वीडियो खत्म होने वाली है। यहां तक जो जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स पर डे की आपको हर दिन मिलेगी, जुड़े रहो। 1996 12 नवंबर 1996 एक सऊदी अरब एयरलाइंस बोइंग 747 और एक कजाकिस्तान एयरलाइंस, ठीक है, कि कार्गो विमान नई दिल्ली में आपस में बीचों बीच हवा में टकरा गए थे, जिसमें 349 लोग मारे गए। याद रखेंगे आप, सऊदी अरब का एयरलाइंस बोइंग 747 और कजाकिस्तान का एयरलाइंस जो कार्गो विमान था सामान ढोने वाला, हवा में ही क्रैश कर गए, टकरा गए आमने सामने। ठीक है, इस टकराव में 349 लोगों की डेथ हुई थी। कब? 1996 की बात है, 12 नवंबर की बात है। 2006 अंतरराष्ट्रीय संधि प्रोटोकॉल ऑन एक्सप्लोसिव रेमेंट्स वॉर लागू हुई। ठीक है, 1940 अमजद खान, जिन्होंने शोले मूवी में गब्बर का रोल किया था, बड़ा फेमस कैरेक्टर है शोले मूवी बॉलीवुड की। तो अमजद खान जी का जन्म हुआ था 1940 के 12 नवंबर को। ठीक है, यानी कि आज उनका जन्मदिन है। आप उनका फोटो, वो अब लेट है, उनकी डेथ हो चुकी है तो वो लेट है, आप उनकी फोटो स्टेटस में डाल करके उनको एक श्रद्धांजलि दे सकते हैं, क्योंकि ये नया तरीका है लोगों को याद करने का। सामने से बोलो या ना बोलो, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा पे शेयर कर दो, हम समझते हैं कि हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। ठीक है, 1893 मॉन्टोमियर डुरांडो, ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल्ला रहमान खान ने डुरंड लाइन समझौते पर हस्ताक्षर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मॉन्टिमर डुरंड, साथ में ब्रिटिश भारत के उस समय के सचिव और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान ने डुरंड लाइन, वो लाइन जो पाकिस्तान, आज के डेट में मैं बात करूं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान को अलग करती है, उस लाइन को डुरंड लाइन बोलते हैं, और वो खींचा गया था 1893 के 12 नवंबर को। चलिए, होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, 1930 लंदन में लॉर्ड इरविन की पहल में पहले गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। गोलमेज आपको याद होगा, सुना भी होगा आपने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो याद रखिएगा गाइस, है ना, सभी बच्चे याद रखेंगे इसको कि 12 नवंबर ही वो दिन था और साल था 1930, जब प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लॉर्ड इरविन ने बुलाया। ठीक है, 23 ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या यूं कहूं महात्मा गांधी, कोई नहीं गया था भारत की तरफ से। भारत की तरफ से जाने वाले में केवल और केवल मुस्लिम लीग थी। ठीक है ना, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। 1930 फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, फटाफट। 1946 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और भारत रत्न कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय जी का उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निधन हो गया। ठीक है, याद रखेंगे कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। 1946 वो साल था, डेट 12 नवंबर, तो 12 नवंबर 1946 आज के दिन ही पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU के संस्थापक की डेथ हुई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2008 भारत ने पहली बार पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सागरिका, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, सागरिका क्या है ये पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, को भूमि आधारित लॉन्चर से परीक्षण किया था। ठीक है, 2008 12 नवंबर, बैलिस्टिक मिसाइल का नाम सागरिका, बहुत बढ़िया। 2009 भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
अतुल्य भारत योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, अतुल्य भारत योजना जो चल रही थी उसको वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया था। ठीक है ना, ये इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करने का एक तरीका था। ठीक है, तो ये आपकी आज के क्या है टॉप न्यूज़ेस के साथ आज का आपका ओवरऑल डेटा डिटेल है कि आज क्या क्या हुआ। ठीक है, समझ गए कि आज का इतिहास साथ में सारे न्यूज एनालिसिस ओवरऑल सब कुछ कवर अप हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, कल मॉर्निंग में मिलेंगे। आज दिन भर के सारे न्यूज और कल यानी कि 13 नवंबर के सारे वर्ल्ड और इंडिया रिलेटेड इतिहास के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। आपका अपना ज्ञान बाई सोमेन झा। टिल देन, गुड डे।